पेनिसिलियम में जनन, रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम में का अध्ययन कर रहे थे अपन। उसी क्रम में आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम, पेनिसिलियम के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पेनिसिलियम के अंदर जो लैंगिक जनन होता है उसमें विशेष प्रकार की कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखने की है। उसमें पहली बात यह है कि पेनिसिलियम की जिन जातियों में लैंगिक जनन का अध्ययन किया गया है ये सारी जातियां होमोथेलिक होती है। इनकी विभिन्न जातियों में सेक्सुअलिटी यानी जो लैंगिकता है उस प्रदर्शन देखने को मिलता है। पेनिसिलियम की जो अधिकांश जातियों में नर व मादा जो जननांग होते हैं वो दोनों एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। परंतु एक जाति है इसकी पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम। पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम में दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित होते हैं, किंतु केवल एस्कोगोनियम के केंद्रक ही आपस में फ्यूज होते हैं। जो एंथ्रीडियम है यानी जो नर जननांग है पूंधानी, वो लैंगिक जनन में भाग नहीं लेती है। ये पेनिसिलियम की जाति कौन सी है? पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम। तो अपन आज जानकारी प्राप्त करेंगे पेनिसिलियम का जो विशिष्टता लिया हुआ जो लैंगिक जनन है उसके बारे में। पेनिसिलियम का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि जो वर्मिकुलेटम इसका अपवाद है। इसके अलावा जो दूसरे इसके पूंधानी जो लैंगिक जनन में भाग नहीं लेती, इसके अतिरिक्त जो सोमेटोगोमी के द्वारा लैंगिक जनन होता है यानी काय युग्मन के द्वारा लैंगिक जनन होता है। इसका जो उदाहरण है वो पेनिसिलियम ब्रीफेल्डियनम, पेनिसिलियम स्टिविटेटम, पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम। इसमें जो ऊगैमस जो विषम युग्मजी लैंगिक जनन पाया जाता है, ये जो 3 स्पीसीज है पेनिसिलियम ब्रीफेल्डियनम, पेनिसिलियम स्टिविटेटम और पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम, इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगैमस प्रकार का होता है यानी लैंगिक जनन होता है। उसमें नर जननांग एंथ्रीडियम और मादा जननांग एस्कोगोनियम कहलाते हैं। ये दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स है, जननांग है, वो एक ही कवक तंतु पर और अथवा जो कवक जाल के 2 पास पास के कवक तंतु होते हैं उन पर विकसित होते हैं, जैसा अपने डायग्राम में बताया गया है। It is the perfect state of penicillium. All the species are homothelic. The sexual reproduction is oogamous. Male sex organ called antheridium, female sex organs called एस्कोगोनियम। यानी जो मादा जनन अंग है वो है एस्कोगोनियम। ये जो डायग्राम है उसमें ये एस्कोगोनियम है, ये एस्कोगोनियम है, ये एस्कोगोनियम का विकास हो रहा है। एस्कोगोनियम के पास में जो तंतु है हाइफी है वो एंथ्रीडियम का निर्माण करती है। ये एंथ्रीडियम इसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। ये जो बाद में आगे का जो क्रमिक विकास होता है उसके अंदर एस्कोगोनियम होता है, उसके चारों तरफ एंथ्रीडियम लिपट जाता है। ये एस्कोगोनियम होता है। एस्कोगोनियम क्या है? इट इज ए लॉन्ग इरेक्ट मल्टी न्यूक्लियर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद कर्व्ड अपर एंड, यानी ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कर्व लिए हुए होता है और ये बहु केंद्रकीय संरचना होती है, ट्यूब के समान लंबी और सीधी होती है। इट अराइजेज
फ्रॉम ए यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट हाइफी एज ए फिंगर लाइक लेटरल आउटग्रोथ विच इलोंगेट टू एन एस्कोगोनियम। यानी इसका जो विकास होता है वो छोटी सी ये ट्यूबुलर संरचना है। इस ट्यूबुलर संरचना में ये क्या होती है, लंबी इरेक्ट यूनिन्यूक्लिएट संरचना होती है, वो मल्टी न्यूक्लिएट बन जाती है। और ये पूरी संरचना ये फीमेल ये लगातार इसमें न्यूक्लियस विभाजित होते रहते हैं और 32 से 64 जो केंद्रक है वो एस्कोगोनियम में। एस्कोगोनियम का जो कवक तंतु है, एस्कोगोनियम के कवक तंतु की किसी भी कोशिका से जो इरेक्ट एक कोशिकीय शाखा के रूप में ये विकसित होता है। जो प्राइमरी स्टेज है उसमें ये एक कोशिकीय होता है, परंतु इसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसके साथ साथ इसमें केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 32 से 64 पुत्री केंद्रकों में बंट जाता है। और एक परिपक्व जो एस्कोगोनियम होता है वो बहु केंद्रीय संरचना होती है इसकी। एस्कोगोनियम के परिवर्धन के साथ साथ उसके जो निकट जो पास का तंतु होता है वो पूंधानी शाखा के रूप में उत्पन्न होता है, जैसा इस डायग्राम में बताया गया है। वाइल द एस्कोगोनियम इज डेवलपिंग ए slender uninucleate branch originated from the cell of the same hyphae adjacent to the developing एस्कोगोनियम और फ्रॉम नेबरिंग हाइफी। ये पास का ही जो हाइफी होता है ये एस्कोगोनियम बन गई। अब इस एस्कोगोनियम के पास का ही जो कवक तंतु है वो एंथ्रीडियम बनाता है, ये लिपटा हुआ है एंथ्रीडियम में। एस्कोगोनियम के परिवर्तन के साथ साथ उसके निकट ही एक अन्य कवक तंतु से पूंधानी जो एंथ्रीडियम की शाखा उत्पन्न होती है। ये पतली शाखा एस्कोगोनियम के चारों ओर कॉइल्ड हो जाती है और उसका शीर्ष भाग फूल जाता है। इसका जो एपिकल पार्ट है वो फूल जाता है, ये भाग ये फूल जाता है और फूल के ये बाकी हिस्से से अलग हो जाता है सेप्टेशन के द्वारा। और ये एक केंद्रीय जो गुम्बदाकार एंथ्रीडियम बनाती है, ये इसकी संरचना है। अब इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें एंथ्रीडियम का जो एपिकल पार्ट है वो एस्कोगोनियम के संपर्क में रहता है और वहाँ की जो संपर्क भित्ति होती है वो डिजोल्व हो जाती है। यहाँ पे ये जो बताया हुआ है इसमें ये डिजोल्व हो जाती है, ये इस जगह पे ये वाल है वो डिजोल्व हो जाती है, भित्ति विलीन हो जाती है और एक छेद बन जाता है। इस छिद्र से पूंधानी व एस्कोगोनियम का जो जीव द्रव्य होता है वो संपर्क में आता है। जो एंथ्रीडियम के नर केंद्रक है वो एस्कोगोनियम में नहीं करते हैं। बाद में संभवतः ये केंद्रक अपहासित हो जाते हैं। जो एस्कोगोनियम में उपस्थित केंद्रक है वो आपस में पेयर बनाते हैं और डाइकैरियन कहलाते हैं। और इन केंद्रकों में कॉन्जुगेट डिवीजन से कई केंद्रक युग्म बनते हैं। इस समय पट का निर्माण होता है और एक सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाती है। इस कोशिकीय संरचना का नाम होता है एस्कोगोनियम कहते हैं उसको। एस्कोगोनियम की कुछ द्विकेंद्रकीय कोशिकाओं से एस्कोजीनस हाइफी उत्पन्न होता है। ये तंतु बहुकेंद्रकीय तथा इसकी प्रत्येक कोशिका द्विकेंद्रकीय होती है। इन एस्कोजीनस तंतुओं की शीर्ष कोशिकाएं एस्कस मदर सेल्स की तरह कार्य करती है और इन कोशिकाओं का केंद्रक संलयित होकर डाइकैरियन बनाता है। ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बताई हुई है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर ये एस्कोगोनियम है, ये पास में एंथ्रीडियम है, इनके बीच की वाल डिजोल्व होगी और जो एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस होता है वो अपहासित हो जाता है, वो इससे मिलता नहीं है। अब जो यंग एस्कस में वृद्धि के साथ साथ डिप्लॉइड केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन से 2 समसूत्री विभाजन के कारण से 8 अगुणित केंद्रक बनते हैं। यानी जो एस्को गोनियम है उसके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ये जो 8 अगुणित केंद्रक बनते हैं वो एस्कोस्पोर्स में एस्को बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं।
जो प्रत्येक परिपक्व एस्को बीजाणु है वो गोल होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, अर्धचंद्राकार होता है और लेंटिकुलर होते हैं। एस्कस के 8 एस्को स्पोर्स में 4 स्ट्रेन पॉजिटिव और 4 दूसरे प्रभेद के होते हैं, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव 4 अलग प्रभेद के होते हैं और 4 दूसरे प्रभेद के होते हैं। अब क्लिस्टोथ्रीसियम का डेवलप होता है। अब क्या होता है कि पेनिसिलियम में एस्कोगोनियम और एस्कोजिनस हाइफी के परिवर्धन के साथ साथ जननांग होते हैं उसमें चारों तरफ एक स्टेराइल हाइफल फिलामेंट जो कवक तंतु होते हैं उसका जाल एक बहुस्तरीय आवरण बनाता है। इस आवरण को कहते हैं पेरिडियम। पेरिडियम से जो परिबद्ध एस्कोगोनियम, पूंधानी और एस्कस जन जो तंतु होते हैं वो संयुक्त रूप से एस्कोकार्प कहलाते हैं। क्योंकि ये एस्कोकार्प क्लोज होता है, बंद होता है, तो बंद एस्कोकार्प को क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। जो एस्कोकार्प में एस्कस अनियमित रूप से वितरित होते हुए रहते हैं। परिपक्व जो मैच्योर हो जाता है ऐसा ही उसमें भित्ति जो उसकी होती है वो डिजोल्व हो जाती है, गल जाती है। उसके फलस्वरूप जो एस्को बीजाणु है वो क्लिस्टोथीसियम का जो न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन है, पोषक द्रव्य है, उसमें तैरते रहते हैं। यह जो पोषक द्रव्य है वो पेरिडियम की भीतरी भित्ति के हाशित होने से बनता है। क्लिस्टोथीसियम की भित्ति जब गल जाती है तो एस्को बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होने पर प्रत्येक जो एस्को बीजाणु है वो नए कवक जाल का निर्माण करता है। ये पूरी स्ट्रक्चर बताइए। ये एस्कोगोनियम है, ये एस्कोगोनियम है, ये पेरिडियम है, ये बाहर जो हाइफल जो वाल बनी हुई है गुंथी हुई, ये पेरिडियम है। ये एस्कस है, ये एस्कोजिनस हाइफी है। ये क्लोज जो एस्कोकार्प है उसकी स्ट्रक्चर बताइए। इसके बीच बीच में जो एस्कोस्पोर्स होते हैं, एस्को बीजाणु होते हैं, वो बिखरे हुए रहते हैं। ये एक एस्कोस्पोर की रचना है। ये एस्कोस्पोर क्या करेगा, माइसीलियम का अंकुरित होकर अनुकूल अवस्था में माइसीलियम का निर्माण। डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स। ये क्लिस्टोथीसियम की जो वाल होती है वो टूटने के बाद में जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं और प्रत्येक स्पोर एक माइसीलियम का निर्माण करता है। ये इसकी रचना है। ये एसेक्सुअल स्टेज है, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, ये एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है और ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल। सेक्सुअल लाइफ साइकिल के अंदर ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, फिर सोमेटिक हाइफी बनता है। सोमेटिक हाइफी के ऊपर एंथ्रीडियम, एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम बनते हैं। एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये एस्कोकार्प बनता है, क्लिस्टोथीसियम बनता है। क्लिस्टोथीसियम के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, एस्कोस्पोर्स से वापस माइसीलियम बनता है। ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल है और ये एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद,